हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए आज के सेशन में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के सेशन में सीडीपी टेस्ट सीरीज़ का जो एक क्रम चल रहा था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और ये क्रम है सेट 8 का। इसके पहले हमने सेट 7 तक करवा लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करते हैं, तो एक क्विक रिवीजन जो होता है वो हो जाएगा, ठीक है। और ये आज हम सेशन में बात करेंगे बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, यानी जो बुद्धि के अनेक सिद्धांत दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे आज हम बात करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की आगे बहुत अधिक संभावना है। तो सीटेट की डेट लगातार करीब आते जा रही है, तो एक हम अगर रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें हमेशा के लिए हमें याद रहेंगी। तो देखिए, ये जो बुद्धि निर्माण के सिद्धांत है और बहुआयामी जो बुद्धि है ये पूछी जाती है हर एक टीचिंग एग्जाम्स में। चाहे आपने किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरा है टीचिंग एग्जाम्स का, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, रीट, एच टेट या DSSB केवीएस, किसी का भी फॉर्म आपने अगर फिल करा होगा तो ये सेशन जो होगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं, और हाँ, लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बुद्धि के बारे में देख लेते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है। देखिए, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक ऐसी शक्ति आप कह लीजिए जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं हमारा जो एक उद्देश्य होता है उनको प्राप्त करने में हमें क्या बनाती हैं? सक्षम बनाती हैं। और बुद्धि का प्रयोग सामान्यतः लोग किसके लिए? प्रतिभा के लिए करते हैं, ज्ञान के लिए करते हैं, समझ के लिए करते हैं। क्लियर? और जो एक बुद्धि होती है उसे हम व्यक्ति की जन्मजात शक्ति भी कह सकते हैं। और बुद्धि के विकास में देखिए क्या होता है कि एक बच्चे का, एक व्यक्ति के जो बुद्धि का विकास होता है उसमें उसके परिवेश की भी बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है। बुद्धि के अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तरह से स्पष्ट करने की कोशिश करी है। तो हम इस टॉपिक पे ना जाके ज़्यादा बुद्धि के बारे में बात ना करके हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और हर एक क्वेश्चन के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधित सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? देखिए, गिलफोर्ड ने एक बुद्धि सिद्धांत दिया था, आपको ये बताना है कि गिलफोर्ड का वो बुद्धि सिद्धांत जो उसने दिया था वो कौन सा है। ए ऑप्शन है त्रिआयामी सिद्धांत, सॉरी, ए ऑप्शन है द्विआयामी सिद्धांत, बी ऑप्शन त्रिआयामी सिद्धांत, सी ऑप्शन पदानुक्रमित सिद्धांत और डी ऑप्शन है बहुआयामी सिद्धांत। तो देखिए, जब भी गिलफोर्ड की बात आए, गिलफोर्ड ने क्या दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। बुद्धि का जो एक त्रिआयामी, इन्होंने बताया है कि ना तो बुद्धि के एक सिद्धांत है ना दो सिद्धांत है, बल्कि इसके कितने सिद्धांत हैं? त्रिआयामी सिद्धांत है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो तीनों आयाम इन्होंने कौन कौन से बताए थे। क्लियर? तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप गिलफोर्ड का नाम आप देखेंगे तो गिलफोर्ड ने क्या दिया था? त्रिआयामी का सिद्धांत दिया था। क्लियर? आगे चलते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 9 से 110 है, वह क्या है? एक बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है, देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बुद्धि लब्धि एक बच्चे की कितनी है? 90 से 110 है। बुद्धि लब्धि से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स मान लीजिए हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का जो 90 से 110 अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो वो किस में आएगा? ए ऑप्शन है उत्कृष्ट बुद्धि, बी ऑप्शन प्रतिभाशाली, सी ऑप्शन प्रखर बुद्धि और डी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि। तो देखिए, अगर 90 से 110 किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो वो नॉर्मल इंटेलिजेंस में आएगा, ठीक है, यानी कि उसका जो IQ है वो नॉर्मल है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 90 से 110 जो सब में होती है लगभग वही सामान्य बुद्धि होती है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स या पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से किस बुद्धि की आवश्यकता होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा जो एक सेशन आया था, एक वीडियो हमने
लाया था कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि जो गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि एयरफोर्स या पायलट बनने के लिए किस बुद्धि की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखिए गार्डनर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बुद्धि जो होती है वो बहुबुद्धि होती है, बहुबुद्धि सिद्धांत होती है। इन्होंने बहुबुद्धि की सर्वप्रथम बात इन्होंने ही करी थी। इनका मानना था, क्या मानना था इनका, कि बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो बहुकारकीय होता है। क्लियर, यानी कि इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस को ज्यादा महत्व दिया था। अब इनका कहना है कि एयरफोर्स या पायलट बनने के लिए किस बुद्धि की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ए ऑप्शन है गतिक, बी ऑप्शन है बुद्धिभाषिक, सी ऑप्शन है प्रकृतिवादी और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इमेज के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करी थी। एक आपने देखा था शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी ये क्या होता है कि यह बुद्धि शरीर को गति देने वाली होती है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आपके डांसर हो गए, आपके एक्टर हो गए, इन सब में क्या होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। तो यही गतिक बुद्धि के बारे में यहाँ बात करी जा रही है कि जो एयरफोर्स और पायलट बनने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है, गतिक बुद्धि, यानी कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसके बारे में बहुत सारी आलोचनाएं भी की गई हैं कि इन्होंने इस विषय पे बात नहीं करी, इस पे ये बोला है। तो वो आलोचना आपसे पूछी जा रही है कि इनके जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें क्या आलोचना करी गई है, ठीक है। ए ऑप्शन है यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बी ऑप्शन है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान है। सी ऑप्शन है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। या डी ऑप्शन है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोने में मदद उपलब्ध कराती है। आपको बताना है कि इनकी आलोचना किस तरह की गई थी। तो देखिए अगर हम बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि गार्डनर की आलोचना की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभा, इन्होंने केवल प्रतिभाओं के बारे में बताया है जो पूर्ण रूप से किसमें विद्यमान होती है, बुद्धि में विद्यमान होती है। क्लियर, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, ठीक है। तो अभी हमने एक वीडियो में बताया था आपको कि स्पीयरमैन ने जो दिया था वो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत दिया था। अब सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत होते क्या हैं, देखिए स्पीयरमैन ने दो फैक्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था, जो एक तो है आपका जी और एक है एस फैक्टर। जी बोले तो जनरल फैक्टर और एस बोले तो स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इन दोनों को माना था कि व्यक्ति के अंदर जी और एस फैक्टर होता है। तो अगर सामान्य तथा विशिष्ट कारक की बात करी जा रही है तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन ने दिया था। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि है, बुद्धि क्या क्या है ये आपको बताना है। अभी हमने थोड़ा सा बुद्धि के बारे में बात करी थी तो आपको बताना है बुद्धि क्या है। तो देखिए ए ऑप्शन दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। क्या आपको ऐसा लगता है कि बुद्धि दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है? बिल्कुल नहीं। अपनी जो बुद्धि होती है वो खुद की बुद्धि होती है, हम अनुकरण करके बुद्धि को हासिल नहीं कर सकते। क्लियर, बी ऑप्शन है एक अकेला और जातीय विचार। बिल्कुल भी नहीं, एक अकेला और जातीय विचार बुद्धि नहीं है, बल्कि एक बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की एक योग्यता है। और फिर क्या है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है बुद्धि। और यहाँ पे एक विशिष्ट अयोग्यता नहीं है बुद्धि, बल्कि बुद्धि एक योग्यता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? यहाँ भी आपको बताना है कि बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। ए ऑप्शन है बुद्धि विद्यालय में अच्छे प्रदर्शन करने की योग्यता है। देखिए क्या होता है कि बुद्धि ऐसा नहीं, इंटेलिजेंस जो होती है वो हर जगह काम करती है,
ऐसा नहीं है कि केवल वो विद्यालय में अच्छे प्रदर्शन करने की ही योग्यता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी। अभी हमने बात करी थी कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें अनेक पहलू भी निहित होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। केवल है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। यहाँ नहीं आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। भावनाओं के प्रति जागरूकता बिल्कुल है ये, भावनाओं की आलोचना, भावनाओं का प्रबंधन ये भी सही है, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार ये भी भावना से ही संबंधित है। लेकिन भावनाओं की आलोचना क्यों करी जाएगी, ये क्या है, भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है और यही है हमारा बेस्ट आंसर। क्लियर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, यानी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बुद्धि को परिभाषित किया था। तो अभी हमने आपको बताया था कि बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, ये टर्मन ने कहा था। ये टर्मन के अनुसार ये है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की एक योग्यता है और सीखने की क्षमता भी है बुद्धि। तो यहाँ सी ऑप्शन है या तो ए और या तो बी, लेकिन हमारा जो है वो दोनों ऑप्शन राइट है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था, कैटल ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या फिर स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो बुद्धि का जो एक तरल मौजिक मॉडल था वो किसने दिया था, वो कैटल ने दिया था। याद रखिएगा, तरल मौजिक मॉडल जो है वो कैटल ने दिया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो हम फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपने गार्डनर वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से हर चीज क्लियर करी गई है। ठीक है, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किस पर बल देता है। ए ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर, बी ऑप्शन शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि पर, डी ऑप्शन है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर। देखिए, गार्डनर ने क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण योग्यता होती है। क्लियर, और हर व्यक्ति एक योग्यता से परिपूर्ण होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर ही बल देता है। क्लियर, नेक्स्ट पे चलेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पहले। एक टीचर है जो अपने विद्यार्थियों को यानी कि अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से या फिर कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो देखिए, वो एक शिक्षिका जो है वो क्या कर रही है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग कर रही है। यानी वो जब वैविध्यपूर्ण यानी विलक्षण योग्यता जब है तो क्या हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रभावित है। देखिए, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना था, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। प्याजे ने कहा था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा इसे अपने आप चीजों को खोजते चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास मॉरलिटी के बारे में इन्होंने कोहेलबर्ग ने बात करी थी, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा अध्यापक ने नीतीश को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में, ठीक है, डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज के सेशन में लिया गया है। तो एक बच्चा है जो अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा खुद ही तैयार किया गया एक बहुत ही मधुर संगीत बजा रहा है। तो टीचर उसको देखकर क्या विचार कर रहा है कि इसकी जो बुद्धि है वो उच्च स्तरीय तो है, लेकिन किस किस फील्ड में है ये आपको बताना है। संगीत में, भाषाई, स्थानिक और शारीरिक गतिबुद्धि। तो देखिए, गार्डनर वाली थियरी में हमने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है
जो बहुत ही जिसको सुर, लय, ताल इन सब की समझ होती है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आता है, यानी संगीतात्मक बुद्धि उसके अंतर्गत पाई जाती है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे जो है संगीत की बुद्धि इनके अंदर बहुत ही अधिक होती है और ऐसे बच्चे या तो सिंगर बनते हैं, म्यूजिक कंपोजर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत में वो खुद से क्या कर रहा है, खुद की कीबोर्ड पर अपने द्वारा बनाया हुआ मधुर संगीत बजा रहा है, यानी वो क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की क्षमता जो है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में घुमा फिरा के जरूर पूछा जाता है। ए ऑप्शन अभिसारी चिंतन, बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सी ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन और डी ऑप्शन है अनुकूलन चिंतन। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन होता है उसमें क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, और अभिसारी चिंतन को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में देखिए क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम जो होगी वो सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, लेकिन उसके आपके जो विचार समाधान के लिए जो भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा जो इंसान विचार करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन। यानी कि एक सोचने की जो योग्यता है, बेसिकली इसमें कह सकते हैं कि सृजनात्मकता का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्या को एक कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग जब बच्चा करेगा तो कई प्रकार से समस्या को वो हल कर सकता है। क्लियर, तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अब देखिए यहाँ पे समूह कारक सिद्धांत की बात करी जा रही है कि वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन स्पीयरमैन, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन पियाजे और डी ऑप्शन है थर्स्टन। तो जब समूह कारक सिद्धांत की बात करी जा रही है तो ध्यान रखिएगा समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थर्स्टन ने किया था। क्लियर, तो देखिए समूह कारक में थर्स्टन ने बताया क्या था, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, बुद्धि ना तो सामान्य कारक यानी कि जी फैक्टर का है और ना ही ये विशिष्ट कारक यानी कि एस फैक्टर का है, बल्कि ये क्या है, कुछ मौलिक कारक को समूह में कार्य करके बुद्धि प्रदर्शन किया जा सकता है। यानी इन्होंने कारकों की बात करी थी और थर्स्टन ने बुद्धि के 7 मूल कारक भी बताए थे। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किससे संबंधित है, थर्स्टन से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिने व साइमन ने बुद्धि मापने का प्रथम परीक्षण कब बनाया? तो देखिए बुद्धि परीक्षण बिने व साइमन, अब मापने का जो बुद्धि परीक्षण है वो इन्होंने कब बनाया, 1908 में, 1905 में, 1906 में या फिर 1907 में। तो बिने और साइमन ने बुद्धि मापने का प्रथम परीक्षण कब किया, 1905 में किया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? अब यहाँ आपको बताना है कि थॉर्नडाइक महोदय जो हैं उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार, 1, 3 या फिर 4। तो देखिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी बुद्धि एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। एक है सामाजिक बुद्धि। अब सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, सामाजिक बुद्धि में एक सामान्य मानसिक क्षमता होती है जिसके आधार पर क्या करता है, व्यक्ति जो होता है अन्य व्यक्तियों को समझता है और सामाजिक संबंध को बहुत अच्छे से, जो एक रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही अच्छे से वो निभाता है, ये होता है सामाजिक बुद्धि। सेकंड है आपका अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि देखिए एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसमें शाब्दिक और गणितीय संकेतों और चिन्हों को व्यक्ति क्या करता है, आसानी से समझ जाता है, अमूर्त बुद्धि। और थर्ड है आपका मूर्त बुद्धि। अब मूर्त बुद्धि में क्या होता है, ठोस वस्तुओं के महत्व को जब इंसान समझने लगता है तो वो मूर्त बुद्धि होती है, यानी उसका ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एडजस्ट करना जो है वो मूर्त बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि दी थी, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो बहुकारक सिद्धांत की अगर बात करें तो बहुकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ए ऑप्शन है पियाजे गलत है,
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्लियर। अब देखिए, इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, तो बहुकारक जो सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, इसको हम एक बहुत ही फनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई बुढ़ा इंसान है, ठीक है, और वो बहू लेने जाता है, बहुकारक है तो बहू लेने जाता है, तो क्या लगा लेता है, बालों में डाई लगा लेता है। क्लियर। तो जब बहू लेने जाता है तो क्या लगाता है, डाई लगाता है। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक महोदय हैं। याद करने का एक बहुत फनी सा ट्रिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस कारक को कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अभी हमने थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत की चर्चा करी थी, और उसी के सिद्धांत को, एक बहुकारक जो सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, उसे ही हम क्या कहते हैं, बालू का सिद्धांत या फिर टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में बुद्धि के कितने आयाम बताए हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो गिलफोर्ड पे ही था कि गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। तो वहां आपने देखा था कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। त्रिआयामी सिद्धांत। अब यहाँ आपसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के 3 जो आयाम दिए थे वो कौन कौन से थे, सॉरी, बुद्धि के कितने आयाम बताए थे। ठीक है, 3, 5, 6 और 1। तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत दिए थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3। अब वो तीन आयाम कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आपका संक्रिया, संक्रिया बोले तो ऑपरेशन। क्लियर, ऑपरेशन। सेकेंड है विषय वस्तु, विषय वस्तु बोले तो कंटेंट के बारे में इन्होंने बताया था। और सी ऑप्शन जो इन्होंने दिया था वो था उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी हमारे पास जो विचार होते हैं उनको हम ऑपरेशन कह सकते हैं। क्लियर। तो ये 3 सिद्धांत जो दिए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत में बताए थे। तो ये था आज का हमारा बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उनको हमने इस सेशन में कवर अप करने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए थे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ, भूलिएगा मत, लास्ट में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।